हेलो दोस्तों, एपेक्स कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को हुई थी, उस पर हमने चर्चा पहले कर ली थी। मैंने बताया था कि जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, उस संधि के अंतर्गत जो मुग़ल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसको अवध का जो शासक था शुजा-उद-दौला कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र प्रदान करता है अंग्रेज़ी सरकार के कहने पर। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि शुरुआत में जब बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो प्लासी के युद्ध से हुआ, क्योंकि प्लासी का युद्ध षड्यंत्र युद्ध था। उसके बाद में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि बंगाल के अंतर्गत, इस बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध को जीत लेता है और उसके बाद अंग्रेज़ी सरकार 1765 में इलाहाबाद की संधि करती है। उस संधि के समय बंगाल का नवाब होता है जो मीर जाफ़र का पुत्र था, मैंने बताया था नजमुद्दौला। तो जो नजमुद्दौला था वो अल्पवयस्क था। मैंने अभी बताया आपको कि जो मीर जाफ़र था, इसकी मृत्यु हो जाती है 1765 में, क्योंकि मीर कासिम को हटा के पुनः मीर जाफ़र को गद्दी पर लाया जाता है। तो यहाँ मीर जाफ़र की जैसे ही मृत्यु होती है, तो इसका जो अल्पवयस्क पुत्र था, जो छोटा पुत्र था, इसका अल्पवयस्क जो पुत्र था, जिसका नाम था नजमुद्दौला। तो जो नजमुद्दौला था ये अल्पवयस्क था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मैंने बताया था कि ये जो नजमुद्दौला था बंगाल का नवाब बना, इसके हाथों से बंगाल जो प्रांत था, उस प्रांत की सुरक्षा, प्रांत की जो सुरक्षा थी, वो कलकत्ता कौंसिल ने अपने हाथों में ले ली। किसने? कलकत्ता कौंसिल ने। ये जो कलकत्ता कौंसिल थी, इसने अपने हाथों में बंगाल प्रांत की सुरक्षा प्रदान कर ली। अब यहाँ पर क्या था कि नजमुद्दौला नाम मात्र का नवाब बन कर के रह गया था, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद तीनों सेनाएं एक साथ हार चुकी थी बक्सर के युद्ध में। तो अब यहाँ पर प्रांत की सुरक्षा कलकत्ता कौंसिल के हाथों में अंग्रेज़ों ने दे दी। अब ये कलकत्ता जो कौंसिल थी, इसका जो अध्यक्ष बनाया, ये एक सूबेदार के हैंड ओवर कर दिया। किसके? सूबेदार के। अब सूबेदार बनेंगे तो 3 जगह बनेंगे। एक बनेगा बंगाल के अंदर, दूसरा उड़ीसा के अंदर और तीसरा बनेगा आपका बिहार के अंदर। क्योंकि मैंने बताया था इलाहाबाद की पहली संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, वो अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब से प्राप्त की थी। तो इलाहाबाद की संधि में जब ये तीनों दीवानी चले गई, तो राजस्व का अधिकार, राजस्व कैसे वसूला जाए, उसका अधिकार अंग्रेज़ी सरकार को मिल गया। अब यहाँ पर बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में तीनों जगह अलग अलग सूबेदार नियुक्त कर दिए अंग्रेज़ी सरकार ने। तो बंगाल में जिसको रखा, उसका नाम था रजा खां। क्या नाम था? रजा खां। यानी प्रांत की सुरक्षा अंग्रेजी सरकार करेगी। उड़ीसा में राय दुर्लभ को रखा और यहाँ पर राजा सिताब राय को रखा बिहार के अंदर। राजा सिताब राय। अब यहाँ पर क्या होता है कि कलकत्ता कौंसिल के हाथों में जैसे ही सुरक्षा आती है, बंगाल का नवाब बना हुआ है नजमुद्दौला, जो अल्पवयस्क है, उत्तरदायित्व तो दे दिया जाता है नजमुद्दौला को, लेकिन प्रशासन ले लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में, रॉबर्ट क्लाइव कर लेता है अपने हाथों में। यानी दो प्रकार की नीति चल रही थी बंगाल के अंदर। तो इस प्रकार से बंगाल में एक नई नीति का निर्माण होता है और उसे हम कहते हैं द्वैध शासन। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है
कि बंगाल में द्वैध शासन का जो समय था वो कब से कब तक था, 1765 से 1772 तक। ये समय आपका 1765 से 1772 ईस्वी का द्वैध शासन यानी दो तरह का शासन। इसका अगर हम सीधा सा अर्थ निकालें तो ये निकलता है, इसका अर्थ द्वैध शासन का जो अर्थ देखें तो वो क्या था कि जो प्रशासन का अधिकार था वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, लेकिन उत्तरदायित्व तो प्रशासन का नवाब पर दे दिया। यानी प्रशासन का जो अधिकार है, यानी प्रशासन पर जो अधिकार होगा वो तो कंपनी का होगा, अधिकार कंपनी का होगा, लेकिन उत्तरदायित्व तो इसका, अगर बंगाल में कोई भी बात घटित होती है, कोई भी घटना घटित होती है तो उसका उत्तरदायित्व तो नवाब पर होगा, कंपनी पर नहीं होगा। अब देखिए, ये इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने संधि की थी, जिससे कि उत्तरदायित्व तो बंगाल के नवाब पर आए लेकिन प्रशासन हमारे हाथों में। इसीलिए प्रशासन अपने हाथों में ले लिया कलकत्ता काउंसिल ने, जिसका अध्यक्ष होते थे सूबेदार, और सूबेदार 3 दीवानी थी, तीनों दीवानी में अलग अलग नियुक्त कर दिए गए थे। बंगाल में राजा खां को रखा, उड़ीसा में रायदुर्लभ को रखा, बिहार में राजा सिताब राय को रखा। इनका काम था राजस्व वसूलना। अब यहाँ पर क्या होता है कि अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच में से निकलती है तुम्हारा द्वैध शासन व्यवस्था। इससे आगे बढ़ते हैं। इस द्वैध शासन व्यवस्था के कारण क्या होता है कि जो प्रशासन था बंगाल के अंतर्गत वो संभालना अंग्रेजी सरकार के हाथों में था। तो अंग्रेजी जो सैनिक थे उन्होंने अब भी ये मुद्दा बना रखा था कि हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी से राजस्व ही प्राप्त करना है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वो बंगाल के नवाब की बात नहीं मानते थे, क्योंकि वास्तविक रूप से नियंत्रण किसका था, अंग्रेजों का था। समस्या कई हो जाती हैं यहाँ पर, तो इसका परिणाम भयंकर होता है। इसका परिणाम क्या होता है, अगर हम देखें तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का जो परिणाम तैयार होता है वो पहला परिणाम होता है प्रशासनिक व्यवस्था में कमी। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें कमी देखने को मिलती है, और सीधी सी बात है कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल के नवाब के पास उत्तरदायित्व तो पूरा था लेकिन शक्तियाँ बहुत कम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक समझते थे कि बंगाल का नवाब तो हमारी कठपुतली है, तो जितना राजस्व वसूलना है उतना राजस्व वसूल सकते हैं। यहाँ समस्या बड़ी गंभीर हो चुकी थी इस द्वैध शासन के कारण। दूसरा कारण क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, दूसरा प्रभाव पड़ता है कृषि ह्रास होता है, यानी कृषि में हानि पहुंचती है। कृषि ह्रास होता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो दीवानी में सूबेदार नियुक्त कर रखे थे वो राजस्व खुद नहीं वसूलते थे, भारतीय लोगों को ही राजस्व वसूलने के लिए लगाया गया था, क्योंकि ये तीनों के तीनों राजा खां, रायदुर्लभ और राजा सिताब राय, ये तीनों जो सूबेदार बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये तीनों के तीनों भारतीय ही थे, और भारतीय लोगों से ही राजस्व वसूलते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कृषि से जो भूमि कर आता था उसको वसूलने के लिए भी इन्हीं के लोग जाते थे, यानी भारतीय आदमी का शोषण भारतीयों के माध्यम से ही रॉबर्ट क्लाइव करा रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कृषि ह्रास होता है इसमें क्या होता है, भूमि कर लेने के लिए अंग्रेजी सरकार भारतीयों को भेजती है, और यहाँ जो ऊंची बोली लगाता था कर को इकट्ठा करने के लिए यहाँ अधिकारी लगाए जाते थे। जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे राजस्व वसूली के लिए, भूमि कर के लिए राजस्व वसूली, यानी जो भूमि से संबंधित वसूली थी, भूमि कर था, उसके लिए जो अधिकारी लगाए जाते थे उसमें क्या था कि जो ज़्यादा बोली लगाता था वही
राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त करता था कंपनी के माध्यम से। बोली लगा करके इन्हें परमिट मिलता था, और बोली लगा करके सीधी सी बात है, कोई पैसा खर्च करेगा तो फिर वो शोषण करेगा। उसी समय एक भयंकर घटना घटित होती है 1770 में। कब होती है? 1770 ईस्वी में अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है बंगाल के अंदर। ये भीषण अकाल पड़ता है, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि ये जो अकाल पड़ा था बंगाल के अंदर, इसमें 1/3 जनसंख्या बंगाल की ख़त्म हो गई थी। बंगाल की 1/3 जनसंख्या ख़त्म हो गई थी इस अकाल के दौरान। तो जो कंपनी ने भूमि कर लगा रखा था किसानों पर, वो भी माफ़ नहीं किया, जबकि इतना भयंकर अकाल पड़ा था। इसके बदले अकाल पड़ने के दौरान अगली साल से 10% लगान और बढ़ा दिया। 1770 में अकाल पड़ता है, 1771 से जो लगान जाता था उस लगान में 10% की वृद्धि कर दी कि 10% और देना है। अब यहाँ पर क्या था, जो कृषि करते थे किसान लोग, उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, तो उत्तरदायित्व तो लेती ही नहीं थी कंपनी। तो उस सब का उत्तरदायित्व किस पे जाता था? नवाब पर, कि ये जो नवाब है इसको बदला जाएगा, क्योंकि इस पर प्रशासन संभाला नहीं जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये थी, प्रशासन संबंधी शक्ति किसके पास थी? रॉबर्ट क्लाइव के पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। क्योंकि द्वैध शासन के अंतर्गत 2 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। अगर हम बात करें कि जो प्रशासन संबंधी अधिकार, जितना प्रशासन लगाना है, कैसा लगाना है, क्योंकि अंग्रेजी सेना लगा दी थी, लेकिन भारतीय सूबेदार बनाए थे। राजस्व वसूली संबंधी अधिकार, दीवानी आय, जो सिविल मामले होते थे, ये तो रखे कंपनी ने अपने पास। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये तो कंपनी ने अपने पास रखे ये अधिकार। और जो आंतरिक शांति व्यवस्था थी, आंतरिक शांति व्यवस्था कैसे बनानी है? फौजदारी न्याय था, फौजदारी यानी पुलिस से संबंधित मामले, और अन्य प्रशासनिक काम वो रखे नवाब के पास। किसके पास? नवाब के पास। अब देखिए, आंतरिक शांति व्यवस्था कैसे बनाई? क्योंकि नवाब की सेना तो यहाँ ख़त्म ही कर दी, अंग्रेजी सेना लग गई। नाम मात्र के लिए कह दिया कि आंतरिक शांति व्यवस्था बनाना आपका काम है। हमारे अधिकारी अगर राजस्व वसूलने जाएं तो आपको शांति कायम करनी है। किस तरीके से जनता के बीच व्यवहार करना है, ये आपका काम है, हमारा कोई काम नहीं है। दूसरा, फौजदारी न्याय संबंधी मामले, कि जो पुलिस फोर्स से संबंधित पैसा किसको देना है, क्या करना है, वो आपका काम है। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी कंपनी इसमें पैसा नहीं देगी। जब राजस्व से संबंधित वसूली, जिससे पैसा आता था वो अपने पास रखा हुआ था, तो ये नवाब कहाँ से देगा? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, प्रशासन अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन प्रशासन का उत्तरदायित्व तो नवाब पर देना चाहती थी। ये था द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब था कि 2 प्रकार के नियम लागू रखना एक ही प्रांत में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अकाल पड़ता है, ये अकाल पड़ता है तो 10% लगान बढ़ जाता है, कृषि में हानि होती है, तो जो किसान लोग खेती कर रहे होते हैं उनका मनोबल गिरता है, भारतीय खेती में हानि पहुंचती है। तीसरा परिणाम क्या निकला? उद्योग और छोटे छोटे कुटीर उद्योग और दक्षता थी भारतीय लोगों के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे वो कहते थे कि रेशम का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करो, किंतु जो रेशम से वस्त्र बनते हैं, कपड़ा उद्योग यहाँ पर भारतीय लोग बनाते हैं, वो कम से कम हो, यानी इसे तो प्रोत्साहित करो।
कच्चा माल तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, लेकिन जो माल उस कच्चे माल से बनता है उसे कम से कम करो। क्यों? क्योंकि अगर ये उत्पादन बढ़ा देंगे तो अंग्रेज़ी सरकार को फ़ायदा होगा कच्चा माल खरीदने में, लेकिन अगर ये उसी माल से अपना कोई काम शुरू कर देंगे, अपना कोई उद्योग धंधा शुरू कर देंगे, तो अंग्रेज़ी सरकार को हानि होगी। अंग्रेज़ी सरकार इनका इतना उत्पीड़न करती थी कि कच्चा माल का उत्पादन बढ़ेगा तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ही कम दामों पर काम करने के लिए आएंगे। इसका प्रभाव ये हुआ कि भारतीय उद्योग, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, वो नष्ट होते चले गए। इस बात का फ़ायदा उठा रहे थे अंग्रेज, और बंगाल का जो नवाब था वो कठपुतली बन करके रह गया था, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये अकाल पड़ा बंगाल के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है कि 1770 में जो अकाल पड़ा उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो रॉबर्ट क्लाइव की बात करें हम तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक रहता है, प्लासी की लड़ाई लड़ता है, 3 साल हिंदुस्तान में रहता है, ब्रिटेन चला जाता है, पुनः ब्रिटेन से भारत आता है 1765 में, कल की क्लास में मैंने बताया था, और फिर 1765 से 67 तक रहता है, और यहाँ अकाल पड़ता है 70 में। तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव तो रहा नहीं होगा गवर्नर। तो यहाँ पर क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जो बनता है, बंगाल का गवर्नर जो बनता है वो बनता है कार्टियर। कौन बनता है? कार्टियर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल में भीषण अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो आंसर था कार्टियर। क्या नाम था? कार्टियर। अब क्या होता है कि ये जो द्वैध शासन था, इस द्वैध शासन के लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी हो चुके थे। इसके संबंधित, यानी जो द्वैध शासन है, इससे संबंधित कुछ इतिहासकारों ने अपने मत प्रकाशित किए हैं। उन्होंने द्वैध शासन के बारे में बताया कि ये जो द्वैध शासन का समय था, यानी 1765 से 1772 तक का जो समय था, ये डाकुओं का काल था। जितना लूटना था ये उतना लूट रहे थे बंगाल के अंदर। ये इतिहासकार, नाम सुना होगा, के.एम. पन्नीकर नाम था इतिहासकार का, के.एम. पन्नीकर। इन्होंने द्वैध शासन के समय को, यानी 1765 से 72 का जो समय था, इसे डाकुओं का काल कहा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डाकुओं का काल किस समय को कहा जाता है? द्वैध शासन के समय को कहा जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने भी इस बात का वर्णन किया। उसका नाम था पार्सिवल स्पीयर। क्या नाम था? पार्सिवल स्पीयर। इसने कहा कि जो द्वैध शासन था, वो द्वैध शासन बेशर्मी और लूट का काल था। यानी अंग्रेजों द्वारा बेशर्मी की गई और लूट की गई, यानी बेशर्मी शब्द और लगा दिया, बेशर्मी और लूट का काल कह दिया अंग्रेज ने, जबकि खुद अंग्रेज था। और ये जो के.एम. पन्नीकर हैं, इन्होंने कहा कि डाकुओं का काल था। दूसरी बात, जब बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल बन के आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था उसका? वॉरेन हेस्टिंग्स। वो आकर के द्वैध शासन व्यवस्था को ख़त्म कर देता है 1772 में। मैंने आपको पहले बताया था कि ये इस व्यवस्था को इसलिए ख़त्म करता है क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटेन में जो सरकार थी, वो सरकार, यानी ब्रिटेन की महारानी, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कि समय समय पर रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट ले आती थी। इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। हेस्टिंग्स द्वैध शासन को समाप्त करता है। अगर हम इसके की पॉइंटों पर बात करें तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि द्वैध शासन लागू कौन करता है? तो बंगाल का गवर्नर,
रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन समाप्त कौन करता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन का समय क्या था? 1765 से 1772 ईस्वी। द्वैत शासन के समय को डाकुओं का काल किसने कहा? के.एम. पन्नीकर ने। द्वैत शासन के समय को बेशर्मी और लूट का काल किसने कहा? पार्सिवल स्पियन ने। एक बार मैं फिर इस चीज़ को तुम्हें समझो इसे, कि जो मीर जाफ़र होता है दोबारा से गद्दी पर बैठता है मीर कासिम को हटा करके। अंग्रेज़ी सरकार हटा देती है क्योंकि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को हरा दिया जाता है शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के साथ में मिलके। क्योंकि अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला और जो मुग़ल सम्राट था शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, इन तीनों की सेनाएं बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो का मुकाबला करती हैं लेकिन हार जाती हैं। मैंने आपको बताया था उस समय 1764 में ये युद्ध जीतने के बावजूद अंग्रेज़ी सरकार ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की, क्योंकि अभी भी अंग्रेज़ी सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगता था कि बंगाल में शासन चलाना अभी भी उनके बस की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने मीर जाफ़र को पुनः गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफ़र की 1765 में मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद में उसका जो अल्पवयस्क पुत्र था, क्यों बड़ा बेटा मीरन था, मीरन को इसलिए नहीं बिठाया था क्योंकि मीरन सिराजुद्दौला के सगे संबंधियों की हत्या की थी, तो वहाँ पर प्रशासन को संभालना उसके ऊपर जा सकता था, संभालना ईस्ट इंडिया कंपनी को पड़ता। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये कदापि नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अब भी भारत में यही दिखाना चाहती थी कि हम सिर्फ व्यापार के लिए ही आए हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर जैसे ही गद्दी पर बैठता है नजमुद्दौला, जो अल्पवयस्क पुत्र था, तो कठपुतली बन करके गद्दी पर बैठता है। प्रशासन कलकत्ता काउंसिल अपने हाथों में लेती है, जो अंग्रेज सदस्य थे, और उस कलकत्ता काउंसिल का जो अध्यक्ष था वो सूबेदार बना दिया जाता है। सूबेदार भारतीयों को बनाया जाता है। भारतीयों को इसलिए बनाया जाता है कि बंगाल की जो स्थिति थी वो भारतीय लोग अच्छे तरीके से उसे जानते थे, समझते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता प्रदान करते थे। 3 अलग अलग दीवानी होती हैं। बंगाल दीवानी में राजा खां को बनाया जाता है, उड़ीसा में राय दुर्लभ को बनाया जाता है, और बिहार के अंदर राजा सिताब राय को बना दिया जाता है सूबेदार। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन अपने हाथों में ले चुकी थी, लेकिन उसका उत्तरदायित्व तो नहीं लिया था। उत्तरदायित्व अब भी अप्रत्यक्ष रूप से नवाब पर ही बना हुआ था। इसका परिणाम आगे जाकर के परिणति तैयार होती है द्वैत शासन के रूप में। एक तो प्रशासन ले लिया लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं लिया, राजस्व संबंधी अधिकार ले लिए लेकिन वसूली नवाब को करवानी थी। तो इस प्रकार से द्वैत शासन था। तो यहाँ पर क्या होता है कि द्वैत शासन का समय 1765 से 72 फिक्स होता है। ये इसके परिणाम निकल के आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, पहला परिणाम होता है प्रशासनिक व्यवस्था में कमी आना, क्योंकि शुरुआत में नवाब और नवाब के जो सैनिक थे वो भारतीय लोगों पर उतना अत्याचार नहीं करते थे। बाद में अंग्रेजी सेना के कलकत्ता काउंसिल ने राजस्व वसूली के लिए अत्याचार कर दिया, जिसका पूरा जिम्मेदारी नवाब पर थी। दूसरा, कृषि में कमी होती है क्योंकि ये लगान बढ़ा देते हैं, जबकि 1770 में अकाल पड़ता है। उस समय गवर्नर कॉर्टियर होता है। तीसरा, उद्योग धंधे, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उनको भी ये समाप्त करने के कगार पर होते हैं, क्योंकि एक कच्चे माल का उत्पादन तो कराते हैं लेकिन उसकी खपत कहाँ हो, इसको वो बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार से आगे जाकर के 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आता है गवर्नर जनरल बन के बंगाल का। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन के आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रकार से तुम्हारे बंगाल का पूरा इतिहास तैयार होता है। ये जो बंगाल का इतिहास था, इससे आगे दूसरा प्रांत चलेगा, जैसे मैसूर था, अवध था, उस पर चर्चा करेंगे हम। थैंक यू।